नमस्कार, मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और हमारी भूगोल की कक्षाओं में हम ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया पढ़ रहे हैं। भारत का विशाल मैदान के विषय में हम पढ़ रहे हैं। अभी तक हमने इससे जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण बातों को देखा है, समझा है। आज हम इसका विभाजन जो किया है हमने, उसको हम समझने का प्रयास करेंगे। अभी तक हमने भाबर, खादर, तराई, इसके अलावा बांगर प्रदेश, इसके निर्माण की प्रक्रिया आदि आदि चीज़ों को समझने का प्रयास किया है। आज हम हमारे उत्तर का जो विशाल मैदान है, इसके विभाजन को हम देखेंगे कि हमने इसको किस तरीके से डिवाइड किया है। तो अगर हम बात करें विशाल मैदान की, तो हमने इसको निम्न प्रारूप में डिवाइड किया है। पहला जो है हमारा, वो है पंजाब का मैदान। दूसरा है हमारा राजस्थान का मैदान। तीसरा है हमारा गंगा का मैदान। और चौथा है हमारा ब्रह्मपुत्र का मैदान। ये चार पार्ट में हमने इसको डिवाइड किया है: पंजाब, राजस्थान, गंगा का मैदान और ब्रह्मपुत्र का मैदान। तो हम सबसे पहले चर्चा करेंगे हमारे पंजाब के मैदानी वाले भाग की। तो इसमें मुख्यतः जो नदियां हैं, सिंधु और उसकी सहायक नदियों ने मिलकर के इस मैदान की रचना करी है। सिंधु, चेनाब, झेलम, रावी, व्यास, सतलुज, ये कुछ प्रमुख नदियां हैं जो इस पंजाब के मैदानी क्षेत्र में बहती है। और इस मैदानी क्षेत्र की मैं बात करूं तो ये जो मैदानी प्रदेश है, तो इसका जो पश्चिमी भाग है, इस मैदान का पश्चिमी भाग बना है बांगर भूमि से, यानी कि पुराने जलोढ़ निक्षेपों का ये बना हुआ है। बांगर भूमि से निर्मित इसका पश्चिमी भाग है, जबकि इसका जो पूर्वी भाग है इस मैदान का, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर सिंधु नदी की, इसके समीप वाले क्षेत्रों की। सिंधु नदी का जो पूर्वी भाग है, उसके निकट वाला, वो पुराने जलोढ़ से निर्मित है। पुराने जलोढ़ निर्मित। यहां पर एक बात और है, इसमें कुछ एक बात मैं बताता चलूं यहाँ पे। आज से हम थोड़ा सा प्रयास करेंगे कि वीडियो की सीरीज को हम थोड़ा सा स्किप करते हुए चले। अगर हम इतने स्लोली आगे बढ़ेंगे तो सिलेबस कवर अप करने में बहुत सारा टाइम हमको लग जाएगा। तो इससे जुड़ी हुई हम केवल बहुत महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा करेंगे। बाकी अगर कुछ बातें रह जाती हैं जो लगता है कि आपको समझना जरूरी हो, तो आप कमेंट करके हमें बताएं, हम उनको बताने का प्रयास करेंगे। इसमें मुख्यतः क्या है, इसमें पंच दोआब पाए जाते हैं: बारी, बिस्ट, जेज, चेज दोआब है। बारी, बिस्ट, चेज। बारी किसके बीच है? व्यास और रावी के बीच। बा से बारी, बा से व्यास और रे से रावी। बिस्ट किसके बीच है? व्यास और सतलज के बीच। जेज किसके बीच है? चेनाब और झेलम के बीच। एक है सिंध सागर दोआब। ये मुख्यतः तीन नदियों के बीच में है: सिंधु, चेनाब और झेलम। एक और बहुत महत्वपूर्ण है, जो क्षमा करें, थोड़ी स्वास्थ्य संबंधी परेशानी है, खांसी चल रही है।
बिस्ट, बारी, जेज और सिंध सागर दोआब। हमें एक और दोआब है जो लिखना भूल गए, 4 ही दोआब हैं जो पंच दोआब पारा क्षेत्र कहलाते हैं। पांचवा जो है हमारा रचना दोआब, रावी व चेनाब के बीच। तो ये पंच दोआब वाला क्षेत्र है, इसीलिए जो हमारा पंजाब के मैदान, उसको इसीलिए पंजाब कहा जाता है। पंजाब मतलब पंच प्लस दोआब से ही बना है। पंच नदियों के बीच के जो मैदानी क्षेत्र है उसको हम पंजाब कह देते हैं, और इसीलिए पंजाब नाम पड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि इस पूरे मैदानी प्रदेश में 5 दोआब आते हैं, 5 नदियों के दोआब बने हुए हैं। बारी, बिस्ट, चाट भी बोल देते हैं इसको, छेज भी बोल देते हैं, रचना दोआब और सिंध सागर दोआब। ये 5 दोआब हैं, पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में, क्रॉस मैचिंग के लिए दे दिए जाते हैं, और आपको ये याद भी होना चाहिए। ये थी पंजाब के मैदान से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण बातें। दूसरा हमारा जो मैदान है वो है हमारा राजस्थान का मैदान। हमारा आज का वर्तमान जो मरुस्थलीय प्रदेश है, हमारे अगर राजस्थान पे हम गौर करें तो यहां इस तरीके से अरावली की स्थिति है, और ये यहाँ पर हमारे मालवा का पठार वाला जो क्षेत्र है हमारा दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, और ये हमारा उत्तर पूर्व का मैदान हम पढ़ते हैं। तो उत्तर पूर्व का जो मैदान है वो चंबल और उसकी सहायक नदियों के द्वारा बनाया हुआ है, चंबल बना सारी नदियों के द्वारा। लेकिन जो इसका पश्चिमी भाग है, वास्तव में ये वाला जो पार्ट है वो भी कहीं ना कहीं उत्तरी मैदानी विशाल उत्तरी मैदानी प्रदेश है, उसी का विस्तार है, लेकिन उसका मूर्त रूप नहीं है। जबकि ये जो हमारा पश्चिमी रेतीला मरुस्थल जहां पर स्थित है आज, ये हमारे गंगा के मैदानी प्रदेश का ही विस्तार है। लेकिन शुष्क परिस्थितियों के चलते इस पर क्या हुआ है, जो शुष्क दशाओं के प्रभाव के कारण इस पूरे मैदानी प्रदेश में रेतीले जमाव हमको देखने को मिलते हैं। इसमें ज्यादा कुछ खास नहीं है, बस इसमें इतनी बात यह है कि राजस्थान के मैदान जो है अरावली के पश्चिम में पाया जाता है। पश्चिमी 25 सेंटीमीटर जो वर्षा रेखा है, समवर्षा रेखा जो है, इसकी सीमा का निर्धारण करती है, और इसकी जो मुख्य नदी है, इसकी मुख्य नदी लूनी है। ये जो मैदान है लूनी और उसकी सहायक नदियां बांडी, खारी, ढोड़जड़ी, मीठड़ी, लीलड़ी आदि कुछ नदियां हैं जिनके द्वारा इस मैदान को सिंचित किया जाता है। अधिकांश नदियां कैसी हैं? मौसमी नदियां हैं, जिनमें वर्ष भर पानी की मात्रा नहीं रहती। ये जो मैदान शुष्क प्रदेश है, इसका जो पूर्वी भाग, उत्तरी भाग जो है वो इंदिरा गांधी कैनाल प्रोजेक्ट के बाद, इंदिरा गांधी कैनाल प्रोजेक्ट जब स्टार्ट हुआ उसके बाद से इसकी दशा और दिशा दोनों सुधरी है। इस राजस्थान के मैदान में इतनी कोई खास बात पढ़ने को है नहीं, जो कि हमने देखी। अब हम तीसरा जो हमारा मैदानी प्रारूप है उसको देखेंगे। तीसरा है हमारा गंगा का मैदान। गंगा के मैदान को हम 2 तरीके से पढ़ते हैं। एक हम पढ़ लेते हैं ऊपरी, मध्य और निचला गंगा का मैदान। मुख्यतः जो मेन डिस्ट्रीब्यूशन है वो हमारा यही है, और हम इसी तरीके से पढ़ते हैं। एक दूसरा तरीका यह है कि गंगा के मैदान का जो ऊपरी भाग है, जो उत्तरी भाग है, उसे हम कह देते हैं रोहिलखंड का। रोहिलखंड या रोहिलखंड भी मिल जाएगा आपको, रोहिलखंड मैदान। ये किसके लिए प्रयुक्त होता है? गंगा के ऊपरी भाग के मैदानी प्रदेशों के लिए। और निचला जो मैदानी प्रदेश है गंगा का, निचला मैदान क्या कहलाता है? ये कहलाता है हमारा अवध का मैदान। तो गंगा का जो मुख्य डिवीजन है वो है ऊपरी गंगा का मैदान, मध्य गंगा मैदान और निचला गंगा का मैदान। गंगा का जो मैदान है, अब हम इनको ऊपरी छोर से पढ़ना शुरू करें। ऊपरी गंगा के मैदान का जो विस्तार है वो किन किन राज्यों में है वो हम समझते हुए चलेंगे। ऊपरी गंगा का जो विस्तार है वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुख्यतः इसका विस्तार है। पश्चिमी यूपी, वेस्ट यूपी में। मध्य गंगा का जो मैदान है
वो पूर्वी यूपी और बिहार में इसका जो वास्तविक गंगा का मैदानी प्रदेश है वो यही वाला है, मध्य वाला। जो मुख्य गंगा मैदान जो है हम देख रहे हैं, हालांकि पूरा की पूरा ही गंगा मैदान का भाग है, लेकिन सबसे उपजाऊ भाग, सबसे नवीन जलोढ़ मृदा, सर्वाधिक उपजाऊ मृदा अगर किसी भाग में तीनों में से मिलती है तो वो ये है मध्य गंगा का मैदानी क्षेत्र। और निचला वाला जो भाग है वो है हमारा पश्चिम बंगाल। यहाँ पर हमने जो बात करी थी पुराने डेल्टा की, प्लीज टू सी काली गंगा नदी का एक और डेल्टा था। वर्तमान में जो डेल्टा है, इससे पहले गंगा नदी एक डेल्टे को बना करके और उसको छोड़ करके दूसरी जगह बनाया डेल्टे का निर्माण करके, तो वो जो पुराना डेल्टा है वो पश्चिम बंगाल के तटीय भागों में स्थित था। अभी जो डेल्टा का निर्माण हो रहा है वो सुंदरबन का डेल्टा, गंगा नदी का डेल्टा पूरी दुनिया में सबसे बड़ा डेल्टा है। हम सभी ये बात यहाँ पे जानते हैं। अब हम बात करते हैं मैदानों के हिसाब से। इसमें कुछ और बातें हैं कि गंगा के मैदान में यत्र निचली भूमि मिलती है, लो लैंड जो मिलती है उसको जार या टल्ला, जल्ला या टाल कहते हैं। पटना के निकट इसको जल्ला कह देते हैं। ये हम पूरे गंगा मैदान के संदर्भ में बात कर रहे हैं। मुख्यतः विशेषता हमको मध्यवर्ती जो गंगा का मैदान है वहां देखने को मिलेगी। निचली भूमि जो है, जहां पर सामान्य से जो सामान्य भूमि है उसकी अपेक्षा जो कुछ गर्तनुमा जो भूमियां हैं उसको पटना के निकट तो जल्ला कह देते हैं। मोकामा एक स्थान है, वहां के निकट इसको टाल कह देते हैं। अलग अलग चीजों के अलग अलग नाम क्षेत्र आधारित होते हैं, तो मोकामा के निकट इसको टाल कह देते हैं। ऐसी ही भूमि निचली भूमि है, और जब निचली भूमि में जल भर जाता है तो उस वाले भाग को पश्चिम बंगाल में क्या कह देते हैं, बील कह देते हैं। ये बहुत बार पूछा गया है, बील क्या है, जल्ला क्या है या टाल क्या है। आप इसके विषय में थोड़ा सा ध्यान रखें। जल्ला या टाल कौन से क्षेत्र हैं, जो गंगा का मैदानी प्रदेश है उसमें जो निचली भूमि पाई जाती है, जो गर्तनुमा संरचना पाई जाती है उसे हम जल्ला या टाल कहते हैं। बील क्या होती है, जब उसी निचली भूमि पर जल भर जाए तो उस जलयुक्त भूमि को हम बील कह देते हैं। कहाँ इसके संदर्भ में बात की जाती है, पश्चिम बंगाल में। अगर हम बात करें उत्तरी गंगा के मैदानों की, तो गंगा, रामगंगा, शारदा, ये घाघरा, ये इसकी कुछ प्रमुख नदियां हैं। इस ऊपरी गंगा के मैदान में बहने वाली प्रमुख नदियां हैं। यहाँ का जो विस्तार है, इसके बाद अगर मैं कहूँ ऊपरी गंगा मैदान की, तो इसकी जो पश्चिमी सीमा है, पश्चिमी सीमा कौन बनाती है इसकी, यमुना नदी। आप जब भी इनका डिस्क्रिप्शन लिखेंगे तो बस इस मैदान की विशेषता जब आप लिखना शुरू करेंगे तो सबसे पहले ये लिखेंगे कि इस मैदान की प्रमुख नदियां कौन कौन सी है, इसकी सीमाओं का निर्धारण क्या क्या है, कितना लंबा चौड़ा है, ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है। बस इसकी पश्चिमी सीमा का निर्धारण यमुना नदी करती है, और इसकी पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी सीमा का जो निर्धारण है वो हमारी 100 सेंटीमीटर की वर्षा रेखा करती है। कई विद्वान 100 सेंटीमीटर की वर्षा रेखा को इसका आधार बता देते हैं। कई विद्वान जो है 100 मीटर की जो समोच्च रेखा है उसको बता देते हैं। 100 सेंटीमीटर वर्षा रेखा इसकी पूर्वी सीमा का निर्धारण करती है। इसमें जो भूमि है, बांगर के बीच में क्षेत्र मिलते हैं और खादर के बीच में क्षेत्र हमको देखने को मिलते हैं। तो ये हुई हमारे ऊपरी गंगा मैदान की बात। अब हम बात करेंगे निचले गंगा, ये जो मध्य गंगा मैदान है इसकी बात। मध्य गंगा मैदान जो है हमारा, ये गंगा नदी का मेन प्लेस है, या गंगा नदी का जो मुख्य क्षेत्र है वो मध्य गंगा मैदानी प्रदेश के अंतर्गत ही आता है। यहाँ की जो प्रमुख नदियां हैं, गंगा, गंडक, कोसी, घाघरा, ये कुछ फेमस नदियां हैं, जिसमें से आपको एक नाम दिखाई दे रहा होगा कोसी, जिसको बिहार का शोक भी कहते हैं। कई बार ये प्रश्न पूछा गया है और इसको पूछने का शौक है, मतलब कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में प्रश्न हमारे सामने आ ही जाता है। तो मध्य गंगा के मैदान की कुछ प्रमुख नदियां हैं।
इसकी दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, नदियां मार्ग परिवर्तन, इस पूरे क्षेत्र में मार्ग परिवर्तन के लिए पूरा मैदानी प्रदेश बदनाम है। यानी कि नदियां क्या करती हैं, अथाह मात्रा में अपने साथ अवसाद ला रही हैं। जब इतना टिल इतने साथ अपने साथ लाएंगी तो उसका जमा भी अपने क्षेत्रों में कर देती है, अपने बहाव क्षेत्रों में कर देती है, जिससे क्या है, इनके स्वयं के मार्ग में बाधा अवरोध उत्पन्न हो जाते हैं और ये फिर अपने मार्ग को छोड़ करके कई बार और हर बार बरसाती मौसम में ऐसा देखा जाता है कि ये जो पूरा रीजन है तो मार्ग परिवर्तन के लिए नदियां अपना मार्ग परिवर्तन करती हैं। और दूसरी बात ये कि पूरे क्षेत्र में हर मॉनसून सीजन में बाढ़ अवश्य आती है। इस साल में खूब सारी बाढ़ आई। अधिकांश बिहार मध्य जो मैदानी प्रदेश है गंगा का, वहां पर अधिकांश जो क्षेत्र है बिहार के, वो बाढ़ में जलमग्न रहे। तो ये बाढ़ के लिए, और बाढ़ आती क्यों है, क्योंकि बहुत बड़ी मात्रा में अवसाद आता है। इसके कारण ये पूरा नदियों का मार्ग जो है अवरुद्ध हो जाता है। नदियां अपने मार्ग से हट करके फैल करके बहती है, जिससे बाढ़ की आपदा आती है। लेकिन इसके कुछ फायदे भी हैं। ये जो पूरा मैदानी प्रदेश है, पूरी दुनिया सर्वाधिक उपजाऊ किस्म का मैदान है। इसमें केवल मिट्टी मिलती है, किसी प्रकार के कंकर पत्थर यहाँ की मिट्टी में नाम मात्र के, यानी कि पूर्ण जो स्वरूप है मिट्टी का, उपजाऊ मिट्टी का, जलोढ़ मिट्टी का, वो हमको मध्य गंगा के मैदानी प्रदेश में देखने को मिल जाता है। ये जो मृदा है बहुत उपजाऊ है, बहुत फर्टाइल है। क्यों है, क्योंकि हर साल नए अवसाद इस पर ला करके बिछा दिए जाते हैं। पूरा जो क्षेत्र है, अधिकांश क्षेत्र किसका बना हुआ है, नवीन जड़ों को हम कहते हैं खादर। तो ये जो पूरा मैदान है ये खादर निर्मित मैदान है। और जो वास्तविक गंगा के मैदान का स्वरूप मिलता है वो हमको मध्य गंगा के मैदानी प्रदेशों में देखने को मिलता है। आगे की जो बात होगी हम वीडियो को लंबा नहीं करें, अगली कक्षा में करेंगे। बहुत धन्यवाद।